पक्ष से जुड़ा हुआ है वो रुपेश पांडे जी के हत्या का है। एक उग्र भीड़ के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। 27 नामजद लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि हत्या के मामले में अगर नामजद एफआईआर हो तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण और सरकार के इंटरवेंशन के कारण केवल 5 लोगों को जो है वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और पूरा मंशा हम लोगों को दिख रहा है सरकार का कि किसी तरीके से इस केस को ख़त्म किया जाए, मतलब इस केस को जो है यहीं पे समाप्त किया जाए, यही है। तो वो मामला आज भी हमने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। और इस सरकार से बजट के मामले में अगर सही पूछे तो कोई उम्मीद हम लोगों को नहीं है। जो 21-22 का बजट है अभी तक उसमें 40% राशि ही खर्च हुई है। तो ऐसे में इस सरकार को अगला बजट लाने का क्या अधिकार है, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है। लेकिन ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि बिना बजट के खर्च नहीं हो सकता है, तो बजट तो आना होगा। लेकिन इस सरकार से हम लोगों को बजट में कोई उम्मीद नहीं है। आज सरकार ने महामहिम राज्यपाल के माध्यम से पूरी तरह झूठ का पुलिंदा अब पढ़वाने का काम किया है। मैंने उस पर विधानसभा की जो कार्य संचालन नियमावली 19(1) है उसके तहत मैंने संशोधन लाया और संशोधन लाकर सरकार का आंख कान खोलने का काम किया। मैंने मांग किया है अध्यक्ष जी से कि इस पर चर्चा कराएं और अब आप सोचिए संशोधन क्यों ना लाई जाए। पूरे राज्य में विधि व्यवस्था का गंभीर संकट है। मॉब लिंचिंग की एक घटना जिसमें रुपेश पांडे नामक 17 वर्षीय युवक की जघन्य हत्या कर दी जाती है पीट कर। अब सरकार प्रत्यक्ष रूप से अपराधियों का समर्थन करने का काम कर रही है। पूरे राज्य में खनिज संपदा की लूट हो रही है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, उसकी लूट मची है। पूरे राज्य में विकास के कार्य ठप हैं। सरकार कहती है हमारे पास पैसे का अभाव है, वित्तीय अनियमितता है पूरी तरह से। बिजली का वैसे ही संकट है। अभी आने वाले समय में 1-1.5 महीने के बाद जब गर्मी परवान चढ़ेगा तो कल्पना करिए झारखंड की क्या स्थिति होगी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। उसको लेकर मैंने संशोधन लाया है और मैंने आग्रह किया विधानसभा अध्यक्ष जी से कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, आप सोमवार के दिन हमारे संशोधन पर बहस कराने का काम करें। तो पदाधिकारी आंकड़े देते हैं, उसके आधार पर राज्यपाल का अभिभाषण बनता है। माननीय राज्यपाल फिर महामहिम राज्यपाल इसको सदन के अंदर प्रस्तुत करते हैं। ये एक परंपरा चली आ रही है। मैं इस पर तो बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो आंकड़े सरकार के द्वारा दी गई है वो दिग्भ्रमित करने वाली है। सरकार ने कई ऐसी चीज़ों का उल्लेख किया है जिसका कोई सरोकार ग्राउंड रियलिटी में नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब माननीय महामहिम राज्यपाल ने ये कहा कि नीति निर्धारण को लेकर सरकार सजग है। अब आप बताइए कि किस प्रकार की नीति बनी है कि एक भाषा से दूसरे भाषा को लड़ाने का काम सरकार कर रही है। आप बताइए कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग अनारक्षित वर्ग के खतियानदारी को बाहर निकाल दिया गया है। वैसे अभ्यर्थी जो बाहर से 10+2 करेंगे उनको यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में अवसर नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार नीति निर्धारण के नाम पर गलत नीतियाँ बना रही है, एक भाषा भाषी से दूसरे भाषा भाषी को लड़ाने का काम कर रही है। इस बजट सत्र का सबसे पहले हम ये आशा करेंगे ये राज्य के लिए और राज्य को समर्पित हो, क्योंकि जितने भी दिन निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि बजट सत्र में काम बहुत होता है और इसके साथ साथ इन कई प्रदेश के ज्वलंत विषयों पर प्रश्नकाल से लेकर मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी आता है। उम्मीद करते हैं कि सरकार समुचित रूप से इसको संचालन में शेष लोगों का सहयोग करेंगे और उससे बड़ा विषय यह है कि हम अपने संगठन की ओर से, दल की ओर से, हम इस हाउस से ये उम्मीद करेंगे कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर झारखंड गठन के उद्देश्य को और खासकर स्थानीयता नियोजन के अलावा इस राज्य के बहु दिनों से अपेक्षित एक बड़ा परिवार, खासकर ओबीसी वर्ग को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण सुनिश्चित करने जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार विचार करेगी। Giridih is a small place.
and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.